हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके पहले भी मैंने कई सारे एक्ट पढ़ा दिए हैं। 1773 से लेकर के मैंने आपको 1833 तक के जो सारे एक्ट थे, अधिनियम थे, वो मैंने पढ़ा दिए हैं। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत सरकार अधिनियम 1858, जो कि 1857 की क्रांति के बाद आया था। भारत सरकार अधिनियम 1858। पृष्ठभूमि देखिए, 1857 में जब विद्रोह हुआ भारत में, तो इंग्लैंड में जो ब्रिटिश सरकार बैठी थी, उसको ऐसा पहली बार महसूस हुआ कि अब हो सकता है कि भारत से हमको वापस आना पड़े। यानी कि उसको ऐसा लग रहा था कि भारत में जो है कि ब्रिटिश शासन सत्ता समाप्त हो सकती है। और इसका दोषी किसको ठहरा? ब्रिटिश कंपनी को। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि जो ब्रिटेन की कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसकी कुछ नीतियां ऐसी रही थी जिनके कारण विद्रोह हुआ। तो पूरा का पूरा जो दोषी ठहराया गया वो ब्रिटिश कंपनी को ठहराया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और ये कहा गया कि अब ब्रिटिश कंपनी का वहाँ पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। उसके सभी व्यापारिक अधिकार, सभी प्रशासनिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। और अब वहाँ का जो शासन होगा, भारत का जो शासन होगा, वो सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया जाएगा। यानी कि जो ब्रिटेन की महारानी होंगी, वे सीधे सीधे अब शासन अपने हाथ में लेकर चलाएंगी। पूरा नियंत्रण ब्रिटेन की महारानी के हाथों में होगा। ये बात वहाँ पर कही गई। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को बहुत बड़ा झटका दिया। ब्रिटेन में कंपनी के खिलाफ व्यापक आक्रोश था, क्योंकि कंपनी की नीतियों को विद्रोह के लिए दोषी ठहराया गया था। कंपनी को ही पूरा दोषी ठहरा दिया गया। रानी विक्टोरिया, जो ब्रिटेन की सम्राट थी, ब्रिटेन की सम्राट या महारानी आप कह सकते हैं, इस अधिनियम के परिणामस्वरूप भारत की महारानी शीर्षक के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बन गई। मतलब उन्होंने, अब देखिए, वो ब्रिटेन की महारानी थी ही, लेकिन अब उन्होंने घोषित किया कि हम भारत की भी महारानी हैं। यानी कि भारत की जो संपूर्ण शासन सत्ता है वो हमारे हाथों में अब आ जाएगी, ऐसा उन्होंने घोषणा किया। तो ये जो एक्ट है ये कब पारित हुआ, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉमस्टन ने 12 फरवरी 1858 को भारत में द्वैध शासन या दोहरे शासन की कमियों को दूर करने के लिए एक विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया। किंतु इसी दौरान पॉमस्टन को त्यागपत्र देना पड़ा। किन्हीं कारणों से, राजनीतिक कारणों से इनको त्यागपत्र देना पड़ा, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पॉमस्टन थे। इसके बाद लॉर्ड डर्बी, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। लॉर्ड डर्बी के काल में प्रस्तुत विधेयक 2 अगस्त 1858 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर के बाद पारित हो गया, जिसे भारत शासन अधिनियम 1858 के नाम से जाना गया। तो ये कब पारित हुआ था? 2 अगस्त 1858 को पारित हुआ था। अब हम इसकी कुछ विशेषताएं, या आप कह सकते हैं इसको प्रावधान भी देख सकते हैं। आप इसको प्रावधान कहिए या विशेषताएं कहिए भारत शासन अधिनियम 1858 की। तो इसको हम लोग देख लें थोड़ा सा, इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या इसमें बातें थीं। पहला यह था कि इस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दिया गया। ब्रिटिश ताज यानी कि जो ब्रिटेन की महारानी थी, उनको शासन सत्ता की बागडोर सौंप दी गई। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई अधिकार भारत में नहीं रह गया। ये पहला परिवर्तन था। दूसरा था, एक नए पद भारत सचिव का सृजन किया गया। मतलब एक नया पद बनाया गया, जिसको भारत राज्य सचिव कहते हैं, भारत सचिव कहते हैं। निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। ये जो ब्रिटिश कंपनी को एक प्रकार से नियंत्रित करने वाले 2 संस्थाएं थीं। एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको हिंदी में निदेशक मंडल कहते हैं। दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको हिंदी में नियंत्रक मंडल कहते हैं। तो इन दोनों को समाप्त कर दिया गया तथा निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल के सभी अधिकार किसको दे दिए गए? भारत सचिव को प्रदान कर दिए गए। यानी जो नया पद बनाया गया था उसको दे दिया गया। भारत सचिव को ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होना अनिवार्य था। ये जो भारत सचिव होता था, ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था।
भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक सभा की स्थापना की गई, जिसको भारत परिषद भी कहा गया। भारत परिषद कहा गया। भारत परिषद के कुल 15 सदस्यों में से 8 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटिश ताज को तथा शेष बचे 7 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार कंपनी के डायरेक्टरों को दिया गया। यानी कि जो 15 सदस्य होंगे भारत सचिव की सहायता के लिए, उनमें 8 सदस्यों की नियुक्ति तो महारानी करेंगी और जो 7 सदस्य हैं उनकी नियुक्ति जो डायरेक्टर हैं यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं वो करेंगे। यह जरूरी था कि 15 सदस्यों में से कम 9 सदस्य ऐसे हों जो न्यूनतम 10 वर्ष तक भारत में कार्य कर चुके हों तथा नियुक्ति के समय उन्हें भारत छोड़े हुए 10 वर्ष से अधिक का समय ना हुआ हो। फिर है अगला परिवर्तन, भारत सचिव और भारत परिषद के सदस्यों को वेतन और अन्य खर्चे भारतीय राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। यानी कि जो भी उनको वेतन मिलेगा वो सब भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। फिर है भारत सचिव और भारत परिषद के सदस्यों के वेतन और अन्य खर्चे भारतीय राजस्व से दिए जाने का प्रावधान। ये तो सेम चीज़ रिपीट हो गई है। भारत परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। भारत परिषद के निर्णय बहुमत से लिए जाते थे, यहाँ बहुमत होगा। भारत सचिव को सामान्य मत देने का अधिकार था। समान मत होने की दशा में भारत सचिव को एक अतिरिक्त मत भी देने का अधिकार था, यानी निर्णायक मत भी दे सकता था। मतलब सामान्य मत अपना दे सकता था। मान लीजिए कि कोई प्रस्ताव आया, उस पर मत देना हो तो एक तो अपना जनरल वोट दे सकता था सामान्य मत, लेकिन मान लीजिए वोट बराबर पड़े तो अपना एक निर्णायक मत भी अलग से दे सकता था। भारत सचिव अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में भारत परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य था। यानी कि अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में जो भारत सचिव होगा वो भारतीय परिषद की सलाह मानेगा ही, क्योंकि बाध्य था। लेकिन अन्य सभी विषयों पर भारत सचिव भारत परिषद की राय को अस्वीकार भी कर सकता था। भारत सचिव को अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को प्रस्तुत करना अनिवार्य था। यानी एक वर्ष में क्या किया उसने, वो सारी चीज़ें ब्रिटिश संसद को बताना पड़ता था। भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदल दिया गया और उसे भारत का वायसराय कहा जाने लगा। अभी तक जो भारत का गवर्नर जनरल होता था, अब उसको भारत का वायसराय कहा जाने लगा। भारत में गवर्नर जनरल यानी कि जो वायसराय था वो ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा। वायसराय भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य था। भारत के वायसराय की नियुक्ति ब्रिटेन की महारानी द्वारा की जाती थी। अध्यादेश जारी करने का अधिकार वायसराय को दे दिया गया। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये प्रथम वायसराय थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। भारतीय प्रशासन के अंतर्गत पदों पर नियुक्तियां करने का अधिकार ब्रिटिश सम्राट ने भारत सचिव सहित भारत परिषद तथा भारत में स्थित उच्च पदाधिकारियों के बीच विभाजित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद के विधिक सदस्य तथा अधिवक्ता जनरल की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटेन के सम्राट को दिया गया। भारत के राज्य सचिव को परिषद के परामर्श के बिना भारत में गुप्त प्रेषण भेजने का अधिकार था। यानी कोई गुप्त खबर जो है वो भारत सचिव भेज सकता है परिषद की अनुमति के बिना। मुगल शासक का पद समाप्त कर दिया गया। भारत के पहले राज्य सचिव थे, यानी भारत राज्य सचिव या भारत सचिव, वो लॉर्ड स्टैनली थे। ये जो है भारत के राज्य सचिव, तो वो पहले कौन थे? लॉर्ड स्टैनली। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858 की कुछ विशेषताएं थी या कुछ प्रावधान थे। इसके बाद जो है भारत परिषद अधिनियम 1861 हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।